Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे। अभी हम पीवाईक्यूज़ एक साथ देखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो क्या भास्कर लॉन्च किया है फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब भास्कर की बात करें तो भास्कर इनिशिएटिव इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सेंट्रलाइज, स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस कोलैबोरेशन अमंग की स्टेक होल्डर्स विद एन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा. Its primary goal is to build world's largest digital registry for stakeholders within the startup ecosystem. ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है, विच एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट एनकरेज करना और इनोवेशन को। अब की फीचर्स क्या है भास्कर के, जो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है, पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन है, डिस्कवरेबिलिटी है, ग्लोबल ब्रांडिंग है, नेटवर्किंग है और रिसोर्स एक्सेस है, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या है, असाइंस यूनिक आईडीज फॉर टेलर्ड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। डिस्कवरेबिलिटी में है, एनहेंसेस सर्च फीचर्स फॉर इजी लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबल ब्रांडिंग में है, प्रमोट्स इंडियाज रेपुटेशन एज एन इनोवेशन हब फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग में है, ब्रिजेस गैप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर सीमलेस इंटरेक्शंस। रिसोर्स एक्सेस में है, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू टूल्स एंड नॉलेज फॉर एफिशिएंट स्केलिंग, ठीक है। फिर इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है, इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएसए एंड चाइना इन द वर्ल्ड विथ 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एज पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024. अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। यूनिकॉर्न क्या होता है, भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है विदाउट एनी लिस्टिंग ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है और वैल्यूड एट $1 बिलियन और मोर एंड सपोर्टेड विथ वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल से सपोर्टेड है। इसमें एक होता है गेजिलाज, एक होता है चीताज। तो गेजिलाज में क्या होता है, स्टार्टअप्स विच आर मोस्ट लाइकली गेजिलाज में होता है स्टार्टअप्स विच आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विद इन 3 years, और चीताज होते हैं विच आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न्स विद इन 5 years. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेज बिजनेस एट स्टार्टअप्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट में क्या है, एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड अ स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 साल तक। एंटिटी टाइप, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो ये INR 100 करोड़ से कम होना चाहिए इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। की सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स, तो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी और एंजल फंड्स दे इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। एक होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पूल प्राइवेट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज्ड इनटू कैटेगरी 1, 2, 3। वेंचर कैपिटलिस्ट्स होते हैं जो इन्वेस्ट पूल्ड इंस्टीट्यूशनल फंड्स इन स्टार्टअप्स विद प्रूवन मार्केट ट्रैक्शन, वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल्स एंड स्केलेबिलिटी, सीकिंग लार्जर ओनरशिप स्टेक्स। फिर एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट पर्सनल फंड्स एट अर्लियर रिस्कियर स्टेजेस टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इनिशियल ग्रोथ। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो एक है मार्ग पोर्टल। तो मार्ग में है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ बाय DPIIT। फिर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम, फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप ग्रांट्स निधि प्रोग्राम बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर समृद्ध फ्लैगशिप बाय मीटी, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। एम क्या है, सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग एक्सेलरेटर्स टू सेलेक्ट एंड एक्सेलरेट पोटेंशियल IT बेस्ड स्टार्टअप्स टू स्केल।
फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹20 lakh टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज थ्रू कमर्शियल बैंक्स और NBFCs। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंजल टैक्स। इन बजट 2024-25 गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू एबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो एंजल टैक्स को एबॉलिश करने की बात हुई है टू बूस्ट द इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड सपोर्ट इनोवेशन। तो इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट और सपोर्ट इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए एंजल टैक्स की डेफिनेशन क्या है? पहली बात ये एबॉलिश करने की बात हुई है। ठीक है। refers to the income tax that government imposes on funding raised by unlisted companies or startups if their valuation exceeds the company's fair market value। तो ये एक इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है उस फंडिंग पे जो रेस की जाती है अनलिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप के द्वारा, यदि उनकी वैल्यूएशन एक स्पेसिफिक फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड हो रही है तो। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स एवेजन। लीगल प्रोविजन है सेक्शन 56 के अंदर है इनकम टैक्स एक्ट 1967। कवरेज है अर्लियर इट वॉज अप्लाइड ओनली टू लोकल इन्वेस्टर्स बट बजट 23-24 वाइडेंड इट्स एम्बिट टू इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विद सम एग्जेम्पशंस। इम्पैक्ट क्या है? अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है? रिवर्स फ्लिपिंग इन्वॉल्व्स इंडियन कंपनीज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड ओवरसीज स्ट्रैटेजिकली रिपैट्रिएटिंग देयर लीगल हेडक्वार्टर्स बैक टू देयर होम कंट्रीज। तो इससे क्या होगा रिवर्स फ्लिपिंग से कि वापस वो अपनी होम कंट्री में अपना हेडक्वार्टर्स ले आएंगे। एग्जाम्पल फ़ोन पे, ग्रो, ये सब। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 अमेंडिंग द पेटेंट रूल्स 2003 अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 हैव बीन नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। About patents and their governance. Patent protection means the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner's consent. Patents ये territorial rights होते हैं, only applicable in the country or the origin in which the patent has been granted. तो उसी जगह applicable होते हैं। ठीक है। अब पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? नॉट एक्सक्लूडेड। द इन्वेंशन मस्ट नॉट फॉल अंडर एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। मतलब जो कैटेगरी एक्सक्लूडेड है उसमें नहीं आना चाहिए। नॉवेल्टी, उसमें कुछ इन्वेंशन में कुछ न्यू होना चाहिए और जो प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एप्लीकेशन की बात करें तो इन्वेंशन मस्ट बी यूजेबल इन एन इंडस्ट्री। और इन्वेंटिव स्टेप, द इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व एन इनोवेटिव अप्रोच। कोई इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए। अब रेगुलेशन ऑफ पेटेंट्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स patent and other IPR and administers related conventions and treaties including Paris Convention, Patent Cooperation Treaty, Budapest Treaty, etc. तो कौन? वीपो वो करता है रेगुलेट। WTO's ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज ट्रिप्स जो 1994 में साइन हुआ था इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया की बात करें तो पेटेंट्स एक्ट 1970 है विच कंप्लाइंस विद द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। 2005 का जो अमेंडमेंट है एक्सटेंडेड प्रोटेक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स। पेटेंट का पीरियड है 20 साल। नॉन पेटेंटेबल आइटम्स में कौन कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज एंड स्पीसीज एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनको आप पेटेंट नहीं कर सकते। अब की प्रोविजंस क्या है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के? फर्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप introduced to acknowledge the contribution of investors in the patented invention. टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 48 मंथ्स टू 31 मंथ्स। 31 मंथस हो गया है। रिन्यूअल फी की बात करें तो रिड्यूस्ड बाय 10% इफ पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर एटलीस्ट 4 years। तो रिन्यूअल फी में भी कुछ चेंजेस लाए हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें फ्रीक्वेंसी टू फाइल द स्टेटमेंट्स ऑफ वर्किंग ऑफ पेटेंट्स। तो ये रिड्यूस हो गई है, reduced from once in a financial year to once in every 3 financial years। अब इश्यूज और चैलेंजेस की बात करें रिलेटेड टू पेटेंट्स इन इंडिया तो पेटेंट एवरग्रीनिंग का इशू है। इन इट कंपनीज मेक स्लाइट चेंजेस टू द फॉर्मुलेशन टू एक्सटेंड द पेटेंट पीरियड गारंटिंग देयर मोनोपोली ओवर द ड्रग। तो पेटेंट पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं और थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस कर देते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है। इन इट द गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। इससे पेटेंट ओनर को लॉस होता है एक तरीके से। और प्लान्स यूजिंग द पेटेंट प्रोटेक्टेड इन्वेंशन इटसेल्फ। कंपलसरी लाइसेंसिंग इज वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये हमको ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। अब की इनिशिएटिव्स क्या है टू फैसिलिटेट पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया? फर्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी इन 2016। इट reiterates India's commitments to Doha Development Agenda and TRIPS Agreement and includes scheme for facilitating startups, intellectual property protection and IP Mitra,
expedited examination and reduction in filing fees for certain category of applicants such as startups, small entities, women entrepreneurs. Next है National Intellectual Property Awareness Mission NEPAM to impart IP awareness and basic training in educational institutions. और लास्ट है revamped patent facilitation program to scout patentable inventions and provide financial, technical and legal support. ठीक है, तो बेसिक ये हुआ पेटेंट के बारे में. अब ट्रेड सीक्रेट्स और इकोनॉमिक एस्पियोनेज देख लेते हैं. लॉ कमीशन पब्लिश 289th रिपोर्ट ऑन ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज. ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? एनकम्पास कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड. तो ये कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन होता है इसमें. इकोनॉमिक एस्पियोनेज क्या है? एक्ट ऑफ डेलिबरेट एक्विजिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज टू बेनिफिट ऑफ फॉरेन स्टेट. मतलब हमने क्या किया है? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके किसी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन स्टेट में जो कंपनी है उसको दे दिया है. इट कैन बी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एस्पियोनेज. एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है ट्रेड सीक्रेट और इकोनॉमिक एस्पियोनेज में? इन इंडिया देयर इज नो सिंगुलर लॉ एड्रेसिंग द इशू ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है दैट अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स और रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रिलीज़ हुआ है वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल के द्वारा. इसकी फाइंडिंग्स क्या है? थीम थी अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ इनोवेशन है अलग अलग, वो हमारे काम का नहीं है. टॉप रैंकिंग से सबसे पहले स्विट्जरलैंड की, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर. ठीक है, फिर इंडिया का रैंक था 39 अमंग 133 नेशंस, इंप्रूविंग रैंकिंग बाय 1. India holds the top rank in both lower middle income economies as well as central and southern Asian region. Bangalore, Delhi, Chennai, Mumbai are among the top 100 S&T clusters. अब वीपो की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. 1967 में बना था थ्रू वीपो कन्वेंशन विच ट्रांसफॉर्म्ड अर्लियर BIPRI यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटू वीपो. ये स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है एक्टिंग एज अ ग्लोबल फोरम फॉर IP सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन. 193 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. अब वीपो के एडमिनिस्टर्ड ट्रिटी कौन कौन सी है? बर्न कन्वेंशन, वॉशिंगटन ट्रिटी, पेरिस कन्वेंशन, सिंगापुर ट्रिटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स. ठीक है, ये सब है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज द 12th एडिशन ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल IP इंडेक्स. टॉप कंट्रीज है USA, UK, फ्रांस और इंडिया की पोजीशन रिमेन अनचेंज्ड एट 42 आउट ऑफ 55. IP index is different from Global Innovation Index which ranks India at 40th position out of 132 economies. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज. इसमें देखना है हमको द वीपो अडॉप्टेड द ट्रिटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज. तो वीपो ने ये ट्रिटी अडॉप्ट की है. इस ट्रिटी में क्या है? दिस इज द फर्स्ट वीपो ट्रिटी टू एड्रेस इंटरफेस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. ये पहली ट्रिटी है जो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रही है. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अडॉप्टेड बाय कंसेंसस अमंग मोर देन 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है एंड इट विल कम इन टू फोर्स 3 months आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 15 पार्टीज. तो जब 15 पार्टी रेटिफाई कर देंगे उसके 3 महीने बाद ये फोर्स में आएगा. मेंबर्स क्या है? एनी मेंबर्स ऑफ वीपो में ज्वाइन, कोई भी मेंबर जो वीपो के मेंबर है वो ज्वाइन कर सकते हैं. एम इसमें काम का नहीं, हमको पता है ये पेटेंट को सही करना. फिर ट्रिटी एक्नॉलेज टू द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड इट्स कमिटमेंट. UNDRIP इज लीगली नॉन बाइंडिंग, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2007. अब की प्रोविजंस क्या है इस ट्रिटी के? मैंडेट पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. पेटेंट एप्लीकेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ओरिजिन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी प्रोवाइडिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज. कि जैसे मान लो आप किसी चीज़ पे पेटेंट कर रहे हो तो किस कम्युनिटी ने आपको ये नॉलेज बताया वो आपको बताना पड़ेगा और ओरिजिन क्या है जेनेटिक रिसोर्सेज का वो भी बताना पड़ेगा. मैंडेटरी लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड और पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक डाटाबेसेस. असेंबली मेड ऑफ 1 डेलीगेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. और अदर प्रोविजंस क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉट एप्लीकेबल ऑन पेटेंट्स फाइल्ड प्रायर टू एंट्री ऑफ दिस ट्रिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू बी परफॉर्म बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो. ठीक है, अब मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. तो क्या क्या मेजर्स लिया है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है हमने. इंडियाज पेटेंट एक्ट है 1970 का. फिर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट है 2001 का.
फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, अलाइंड विद द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है 1999 का। फिर यूनेस्को का रिकॉग्निशन है, जैसे योगा को मिला हुआ है, रिकॉग्नाइजेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मूव ऑन करने के पहले हम कुछ PYQs देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि हमको पता है कि नाबार्ड ने किया था। ठीक है, जब हमने नाबार्ड पढ़ा था तो देखा था। बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, तो फर्स्ट गलत हो गया। तो विच ऑफ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सही, तो ऑल 3 तो नहीं होगा। ठीक है, इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, तो सही बात है, कॉमन है, ब्रॉड है और ये मीनिंग भी है इसका। ठीक है, तो ये तो सही है। तो ओनली 1 या ओनली 2, नन नहीं होगा मतलब। फिर द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट द SHG, तो सही बात है, तो इसलिए ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, तो बीटा क्यों न्यूज़ में है, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मतलब एक साथ कंटिन्यूसली एक जगह से खरीदना, वहीं से बेचना, फिर दूसरी जगह से खरीदना बेचना, ये। बी बोल रहा है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने की। थर्ड बोल रहा है ये टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क है दैट अराइजेज व्हेन परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। और फोर्थ बोल रहा है एक न्यूमेरिक वैल्यू है दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, तो ये सही ऑप्शन है स्टॉक मार्केट वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, तो ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, तो इनमें से इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो ब्रांड रिकॉग्निशन तो ऑब्वियसली है। इन्वेंट्री नहीं होगा क्योंकि इन्वेंट्री तो आप उस फॉर्म में मेंटेन करते हो ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होगा इंटेंजिबल, और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट के किसको किसको मेल करना है, तो इसलिए आ गया ओनली 3। इंटेंजिबल मतलब जिसको इंटेंजिबल वर्थ है जिसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, नाइजर सीड्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा है तो हम करते हैं। नाइजर सीड खरीफ क्रॉप के जैसे कल्टीवेट किया जाता है, ये भी सही बात है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, तो कोई ट्राइबल लोग यहाँ यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो कौन सा सही है, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के कॉन्सेप्ट को कौन सा स्टेटमेंट सही बताता है, तो इसमें सही आंसर है जो डायरेक्टली बी वाला वो देखते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप, स्मॉल फार्मर है लेकिन फील्ड लार्ज है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। इसमें से बोला है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन सा है, तो अपन को पता है कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, वो मनी मार्केट की बात होती है, वहाँ लिखा भी हुआ है मनी मार्केट, तो ऑल 4 तो नहीं होगा, सेकेंड नंबर वाला कट गया, हाउ मेनी बोला है। अब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, तो ट्रेजरी बिल मार्केट भी शॉर्ट टर्म है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट ये हो गया कैपिटल मार्केट का पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हो गया ओनली 2। उसके बाद आते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। हमने पढ़ा था ना स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन में होता है जब एक्सेस मनी रुपी आ जाता है उसमें सप्लाई में, तो उस टाइम आरबीआई को पैसा निकालना होता है मार्केट से, तो उस टाइम वो क्या करता है स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन में क्या किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ठीक है ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, लेकिन बोला है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र कर देते हैं रिसोर्सेज को फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हो गया स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसमें, तो द टॉपिक इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको देखना है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर मिशन। Recently, PM Gati Shakti National Master Plan launched in 2021 has completed 3 years.
तो पीएम गति शक्ति क्या है? अप्रोच ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में क्या आएगा? डेवलप बाय डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय BISEG-N, दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूजिंग GIS प्लेटफॉर्म। It is built on an open source tech hosted by Meghraj, Government of India's cloud, and integrates ISRO satellite imagery and Survey of India base maps. It provides comprehensive database of the ongoing and various projects of various ministries. Example क्या क्या इसमें? भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवे, ड्राईलैंड पोर्ट एंड उड़ान। अब गति शक्ति में टारगेट्स क्या क्या है? एक्सपैंड द लिमिट ऑफ रोडवेज एंड टच द 2 लाख किलोमीटर मार्क। Rail cargo capacity to grow to 1600 tons within financial year 25. Power grid to expand reach via 454200 circuit kilometer of lines. Increase renewable energy capacity to 225 gigawatt by financial year 25. Complete around 17,000 kilometer of gas pipelines. ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं। फिर नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया। Benchmarking infrastructure development report released by World Bank analyzing public-private partnership regulatory landscapes across 140 economies। तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है रिपोर्ट। PPP मॉडल्स की बात करें इंडिया में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग मैटर्स कंसर्निंग PPP। तो कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब PPP मॉडल कौन कौन से टाइप के हैं इंडिया में? तो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र है, बिल्ड ऑपरेट ओन है, BOT एन्यूटी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो हाइब्रिड एन्यूटी में क्या होता है? EPC के अंडर 40% काम होता है, BOT एन्यूटी में 60% होता है, और शेयरिंग कॉस्ट बिटवीन पब्लिक 40% और प्राइवेट 60%। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको डिटेल में देख लिया। ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या है? PPP अप्रेजल कमेटी बनी है जो इवैल्यूएट करती है सेंट्रल सेक्टर PPP प्रोजेक्ट को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है दैट सीक्स टू जनरेट इन्वेस्टमेंट बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स टारगेटिंग ₹6 लाख करोड़ over 4 years। फिर वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, प्रोवाइड्स अप टू 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट्स। फिर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% FDI इन इक्विटी ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ठीक है, फिर आते हैं हम एसेट मोनेटाइजेशन में। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेज्ड इट्स हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू ऑफ ₹15,624.9 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड। किस मोड से? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड। अब एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स एंटिटीज बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स पड़े होते हैं, उसको बेच देना, उससे नए रेवेन्यू क्रिएट करना। जेनेसिस क्या है? विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था एसेट मोनेटाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2012। It was announced in the Union Budget 2021-22 through National Monetization Scheme. Process क्या है? Asset monetization involves the license or lease of a government-owned asset, lease कर रहे हैं, ठीक है, बेच नहीं रहे हैं, to a private sector entity for a specific period in exchange for payments. The transfer of rights in exchange for payments is governed by a concessionaire agreement that facilitates balanced risk sharing between public authority and private entity. ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं एसेट मोनेटाइजेशन के लिए? तो फर्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 13 सेक्टर्स टू मोनेटाइज इट्स ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। तो इसमें क्या बेचेंगे? ब्राउन फील्ड बेचेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉप 5 सेक्टर्स कैप्चर 83% ऑफ एग्रीगेट पाइपलाइन: रोड, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम। फिर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर अंडरटेकिंग सरप्लस लैंड मोनेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा एसेट मोनेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पार्क्स। यूनियन बजट 24-25 प्रपोजेस क्रिएशन ऑफ 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स विच विल बी सैंक्शनड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके अंदर? नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इकोनॉमिक जोन्स है दैट आर एक्सप्रेसली डेवलप्ड टू एकोमोडेट अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या आता है? एम क्या है इसका? डेवलपिंग फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ विच कैन कम्पीट विद द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट है इसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है कंसिस्टिंग ऑफ 32 प्रोजेक्ट्स टू बी डेवलप्ड इन 4 फेजेस। तो अलग अलग है, जैसे मैप में देखना है यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बताए हुए हैं।
तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2007 में अप्रूव हुआ था, 2007 में। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एपिक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर है इसके चेयरमैन, वो रिव्यू करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। अब रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स और सिटीज़ अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 12 न्यू में कौन कौन सी है, अलग अलग है, उसमें अपन को सिटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लाइन बस देखना जो इंपॉर्टेंट है, द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड बिल्ट अहेड ऑफ डिमांड एंड ऑन द प्लग इन प्ले एंड वॉक टू वर्क अप्रोच, ठीक है। तो वॉक टू वर्क अप्रोच पे बेस्ड होगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया इज टू बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030 इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिलीज़ करती है हर 2 साल में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेस्ड इन देयर परफॉर्मेंस इन ट्रेड लॉजिस्टिक्स। तो ये पैरामीटर्स याद नहीं करना है। इंडिया का भी रैंक था 38 आउट ऑफ 139, तो इम्प्रूवमेंट हुआ 6 प्लेसेस का। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं इंप्रूवमेंट फॉर लॉजिस्टिक्स के लिए? तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है 2022 में, इसमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर डेवलपमेंट एस्पेक्ट को देखा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान एज अ पार्ट ऑफ NLP कवरिंग 8 एक्शन एरियाज इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, सर्विसेज इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, ये सब आया है। अब नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन सपोर्ट, डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट पे क्या काम करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है, 8 to 9